नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। सीजीपीएससी में भारत के इतिहास से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं 10 क्वेश्चन लेते हैं और प्रत्येक प्रश्न को हम लोग डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखते हैं हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न लिया है, किस सैंधवकालीन पुरा स्थल से कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, कई बार पूछा जा चुका है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें ऐसा कौन सा पूरा स्थल है जहां से किसी भी कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। कब्रिस्तान मतलब जहां पर डेड बॉडी को दफनाया जाता है। तो कहां से ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करें हड़प्पा की। तो हड़प्पा मैंने जो है इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप लोग देखिएगा। तो हड़प्पा से एक दो प्रकार के मतलब हड़प्पा से दो स्थानों से समाधान के साक्ष्य मिले हैं। एक को नाम दिया गया है R37 जहां पर 37 समाधान मिले हैं, 37 कब्र मिले हैं। इसके अलावा एक और मिला है H, समाधि H, इसको बोला जाता है समाधि R37, इसको बोला जाता है समाधि H। तो हड़प्पा से कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा कहां पर है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर। और हड़प्पा ही सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया पूरा स्थल था। ध्यान रखिएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने इसको सन 1921 में खोजा था। तो ये सारा कुछ भी पूछा जाता है। बात करें अगर हम लोग लोथल की, तो देखो जो लोथल जो कि गुजरात में है, कहां पर है, गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित है ना लोथल। और लोथल जिसमें बंदरगाह प्राप्त हुआ है, यहां से यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं और भी तमाम चीजें मिली है। तो यहां से भी कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है। यहां पर ना युगल समाधान के साक्ष्य मिले। किस प्रकार के समाधान, युगल समाधान, मतलब कि एक ही कब्र में स्त्री और पुरुष को दफनाया गया था यहां पर। तो उस टाइप का कब्र यहां से मिला है। तो लोथल से कब्रिस्तान मिला है और लोथल में बंदरगाह है, ध्यान रखेंगे। अगला दिया हुआ है कालीबंगा को देख लेते हैं। कालीबंगा ये जो कि आपके राजस्थान के गंगानगर जिले में हुआ करता था, लेकिन अब जो है हनुमानगढ़ जिला 1994 में गठित हुआ, तब से ये हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। तो जो कालीबंगा है यहां से भी समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहां भी लगभग 37 कब्र मिले हैं। तो ये तीनों से, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, तीनों से ही कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन जो मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी नगर अभी तक खोजे गए हैं उसमें अभी तक सबसे बड़ा नगर यही है मोहनजोदड़ो। यहां से काफी कुछ प्राप्त हुआ है और यहाँ का जो नगर था वो भी काफी बड़ा था और यहाँ पर काफी सारे लोग भी रहते रहे होंगे। तो यहां से अभी तक कोई भी कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब कि आसपास भी खुदाई किया गया लेकिन कहीं से भी कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। हाँ, ये जो मोहनजोदड़ो है ना, यहां से 42 कंकाल प्राप्त हुए हैं। 42 मनुष्यों के कंकाल प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये कंकाल जो हैं इसको दफनाया नहीं गया था। ये जो है कुछ गलियों में पड़े थे, कुछ घर के आंगन में पड़े थे, कुछ कमरे में पड़े हुए थे। मतलब कि यत्र तत्र पड़े हुए ये 42 कंकाल मिले हैं। मतलब कि मान लो कहीं पर लड़ाई झगड़ा होता है तो लोग मर जाएंगे, मार काट देंगे तो मर जाएंगे, बस वहीं पड़े रहेंगे। तो वैसी टाइप के हालात में ये प्राप्त हुए हैं। तो 42 कंकाल मिले हैं लेकिन कब्रिस्तान का अब तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हो सकता है कि मोहनजोदड़ो नगर से थोड़ी दूरी पर कब्रिस्तान हो, जहां पर अभी कोई गांव बस गया हो, कुछ हो गया होगा इस टाइप से, नगर बस गया हो, तो वहां खुदाई नहीं हो पाया हो। तो कहीं ना कहीं तो होगा ना भाई, आदमी रहते थे तो उनको कहीं दफनाया भी तो जाता रहा होगा ना, क्योंकि आदमी मरेगा भी तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अभी तक तो नहीं मिला है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। अच्छा, कालीबंगा, जहां मैंने बताया कि यहां पर 37 कब्र मिले हैं, तो कालीबंगा में ना समाधान के 3 प्रकार प्रचलन में थे। समाधान के 3 प्रकार की प्रक्रिया होती थी। एक होता था पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण, इसमें क्या होता था, डेड बॉडी को पूरी तरह से जमीन में गाड़ दिया जाता था। जैसे अभी जो मुस्लिम है उनमें होता है ना, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, गड्ढा खोदा जाता है, उसमें डेड बॉडी को रख करके उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। तो ये हो गया आपका पूर्ण समाधिकरण। दूसरा होता था आंशिक समाधिकरण, इसी कालीबंगा में दूसरा आंशिक समाधिकरण। इसमें क्या होता था कि जो मृत शरीर है उसको जंगल में छोड़ दिया जाता था ताकि जो जंगली जानवर हैं वो सब उसको खा ले, और उसके बाद जो अवशेष बचता था उसको फिर मिट्टी में गाड़ दिया जाता था या फिर बहा दिया जाता था।
उसके बाद होता था दाह संस्कार तीसरा। इसमें क्या होता था, मृत शरीर को जला दिया जाता था और उसका जो भी अस्थि राख वगैरह बचता उसको नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था। तो कालीबंगा में ये 3 प्रकार के चीजें प्रचलन में थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मतलब ये सेम यही क्वेश्चन नहीं, इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा कि सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा है, सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल कौन सा है, दक्षिणी पुरा स्थल कौन सा है। इस टाइप से इसको जो है घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो आप लोगों को चारों याद रखना है, चारों दिशा में, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन है, पूर्व में कौन है, पूर्व में कौन सी नदी है, पूर्व में कौन सा राज्य है, ऐसे। तो देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, ये जो चारों स्थल है ना, ये दक्षिण पूर्व पश्चिम में है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं आलमगीरपुर, यही जो है सर्वाधिक पूर्व में स्थित है आलमगीरपुर। और ये कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में स्थित है। अगर आपको आलमगीरपुर के जगह पे मेरठ देता है तो वो भी आपका सही उत्तर है। इसके अलावा अगर राज्यवार अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश जो है माफी चाहूंगा, उत्तर प्रदेश जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल होगा। इसके अलावा अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के एक एरिया की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है आलमगीरपुर हो या फिर मेरठ या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये गंगा यमुना के दोआब में आता है। तो गंगा यमुना का दोआब ये भी जो है सिंधु घाटी का पूर्वी स्थल कहलाएगा। मतलब एक ही है लेकिन वो अलग अलग रूप में। तो ये सब चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। एक और पूछा जाता है कि गंगा यमुना के दोआब में कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ है, तो यही आलमगीरपुर, मतलब पूर्व में। उसके बाद ये जो मांडा है ना, ये उत्तर में है। मांडा कहां पर है, उत्तर में। हमारा भारत कुछ ऐसा टाइप से है ना, ऐसा अगर पूरे पाकिस्तान को भी मिला लें तो मांडा यहाँ कहीं पर है, यहाँ मांडा, यहाँ पर आपका आलमगीरपुर पूर्व में, ऐसे। हाँ, तो मांडा कहाँ हो गया, ऊपर उत्तर में। मांडा उत्तर में मतलब जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और चीज पूछा जाता है कि ये जो किस नदी के तट पर है, तो जो आलमगीरपुर है ना, ये आपके हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन नदी जो कि यमुना नदी की एक सहायक नदी है। और वहीं ये जो मांडा है ये चिनाव नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है नदी। तो यहाँ पर आपके हिंडन, यहाँ पर आपके मांडा। अब देख लेते हैं मांडा। अच्छा, इसके बाद जो अगर हम लोग बात करें पश्चिम में तो वहां पर आता है सुतकागेंडोर, मतलब इस तरफ। ये जो सुतकागेंडोर है ये कहां पर है, तो आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है सुतकागेंडोर। ये सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल। अगर दक्षिण की बात करें तो वहां आएगा आपका दायमाबाद, यहाँ पर कहीं आपका जो महाराष्ट्र में यहाँ कहीं। तो ये आपके 4, मतलब पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर में मांडा, पश्चिम में सुतकागेंडोर, दक्षिण में दायमाबाद। नदी अगर हम लोग देखें तो उत्तर में आपकी चिनाव नदी, यहाँ पर चिनाव नदी, यहाँ पर दास्क नदी, यहाँ पर हिंडन नदी। और दायमाबाद ना कभी कभी नर्मदा का मुहाना ऐसा दे दिया जाता है, पता नहीं ये कितनी दूरी पर है, तो वही कहीं आसपास में है दायमाबाद। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूं इनके खोजकर्ता। तो जो आलमगीरपुर है इसके खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। वहीं जो मांडा के खोजकर्ता थे जगपति जोशी। और सुतकागेंडोर के खोज करता थे ऑरेल स्टाइन। और ये जो सुतकागेंडोर है ना, ये एक बंदरगाह था, ध्यान रखेंगे, बंदरगाह था। जैसे कि लोथल बंदरगाह था ना, वैसे ही सुतकागेंडोर भी एक बंदरगाह था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशाख दत्त द्वारा लिखित देवी चंद्रगुप्तम का नायक कौन है। तो विशाख दत्त जो कि प्राचीन समय के एक लेखक थे, नाटककार थे, तो इनके द्वारा कुछ नाटकों की रचना की गई थी। उन्हीं में से एक था देवी चंद्रगुप्तम। तो इसका नायक कौन था आपको ये बताना है। देखो, प्राचीन समय के बहुत सारे पुस्तकों के विषय के संबंध में पूछा जाता है कि भाई उसके नायक कौन था, नायिका कौन थी, उसका विषय क्या था, क्या घटना उसमें दी हुई थी। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देवी चंद्रगुप्तम का नायक कौन था। तो देखो यहाँ चंद्रगुप्तम ऐसा दिया हुआ है ना, तो इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कोई चंद्रगुप्त होगा। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त प्रथम भी नहीं है, ये था चंद्रगुप्त द्वितीय देवी चंद्रगुप्तम का नायक था। और जो विशाख दत्त है इसको जो है इसी का समकालीन बताया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, देवी चंद्रगुप्तम का विषय क्या है, तो देखो क्या था कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि समुद्रगुप्त का बेटा था। समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा था रामगुप्त राजा बन जाता है समुद्रगुप्त के बाद इस कहानी के हिसाब से। तो इस देवी चंद्रगुप्तम में दिया हुआ है कि रामगुप्त जब गुप्त वंश का शासक था तो
तो उसके राज्य में शकों का आक्रमण होता है और जो शक शासक होता है वो रामगुप्त के समक्ष एक प्रस्ताव भिजवाता है कि अगर तुम मुझे अपनी रानी को सौंप दो तो मैं जो है तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा। ऐसा इसमें दिया हुआ है कि जो शक शासक था उसने रामगुप्त का जो राजधानी था, महल था, उसको चारों तरफ से घेर लिया था। तो जो रामगुप्त है वो थोड़ा सा डरपोक टाइप का व्यक्ति था, तो उसने अपनी पत्नी जिसका नाम ध्रुव स्वामिनी मिलता है उसको भेजने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, मैं अपनी पत्नी तुमको दे दूंगा। लेकिन जब चंद्रगुप्त को इस बारे में जब पता चलता है तब वो आग बबूला हो जाता है कि भाई आप ये कर क्या रहे हो, हमारे घर की जो लक्ष्मी है, घर का जो सम्मान है, उसको आप शत्रु को सौंप रहे हो। तो ये गुस्सा हो जाता है और ये फिर प्लानिंग करता है और अपने साथियों के साथ स्त्री वेश धारण करके खुद जो है रानी बन के चला जाता है। कहां पर? शक शासक के पास। शक शासक वो जहां पर ठहरा हुआ होता है वहां चल देता है और फिर मौका पा करके उस शक शासक की हत्या कर देता है और इसके जो बाकी साथी होते हैं वो लोग भी बाकी शकों को मार देते हैं और जितनी भी शक सेना होती है उस पर अधिकार कर लेते हैं। इस प्रकार से ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो शकों को परास्त करता है और रामगुप्त की हत्या कर देता है और ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है। ये देवी चंद्रगुप्तम में दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो ये इसकी कहानी है। विशाखदत्त ने ना देवी चंद्रगुप्त के अलावा एक और पुस्तक लिखी थी, मुद्रा राक्षस। ये भी कई बार पूछा गया है, मुद्रा राक्षस। और ये जो मुद्रा राक्षस है ये मौर्य काल से संबंधित है। मौर्य मतलब मुद्रा राक्षस ये भी एक नाटक है। तो इसमें ना मौर्य वंश के बारे में लिखा गया है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके बारे में और साथ ही साथ इनके गुरु चाणक्य के विषय में। तो मुद्रा राक्षस में विशाखदत्त ऐसे लिखता है कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु कौटिल्य के साथ मिल करके कूटनीति का प्रयोग करते हुए अत्याचारी नंद वंश का उन्मूलन किया और किस तरह से चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर बैठाया। ये जो है विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस में लिखा है। और मुद्रा राक्षस में ही विशाखदत्त ने चाणक्य को उसके जो विभिन्न नाम थे उसके बारे में भी लिखा है। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग, सैंधवकालीन पुरा स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और मैंने ना पीछे किसी वीडियो में इसको पूछा था और मैंने आंसर बताया था गंगानगर। देखो गंगानगर सही आंसर है, लेकिन क्या है कि जो वर्तमान समय में ये जो कालीबंगा है ना ये गंगानगर जिले के अंतर्गत नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो गंगानगर है इसका 1994 में विभाजन हुआ। गंगानगर जिले के कुछ क्षेत्र को, कुछ तहसीलों को अलग करके एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम रखा गया हनुमानगढ़। और वर्तमान समय में ये जो कालीबंगा का क्षेत्र है ये इसी हनुमानगढ़ जिले में आता है। तो अभी आप आंसर लगाओगे हनुमानगढ़। और हाँ, अगर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि हनुमानगढ़ भी हो गंगानगर भी हो तो वहां आपको हनुमानगढ़ ही टिक करना है। अगर हनुमानगढ़ नहीं होता है, खाली गंगानगर होता है, तब आप लोग गंगानगर लगाएंगे, तब आपका आंसर सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और इसका दो तरह से आंसर मिलता है। यहाँ पर पूछा है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये दो स्थानों से प्राप्त हुआ है, दो अलग अलग कालों में। देखते हैं, पहला दिया हुआ है मांडा में नहीं है, लोथल में भी नहीं है। कहाँ है? रोपड़ और ये जो बुर्ज होम है, इन दोनों स्थानों पर मानव के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया है। पहले हम लोग बात करेंगे बुर्ज होम की। जो बुर्ज होम है ये नवपाषाणकालीन स्थल है। नवपाषाणकालीन स्थल है। कहाँ पर है ये? तो आपके कश्मीर में है बुर्ज होम। और यहाँ से गर्त आवास प्राप्त हुआ है। गर्त आवास मतलब गड्ढों में आवास मिला है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ ठंड थी तो लोग गड्ढा खोद के उसमें रहते रहे होंगे। और यहीं पर एक ऐसा कब्र मिला है जहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। तो अगर कभी आपसे पूछे कि वह नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है जहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, तब आपका आंसर क्या होगा? बुर्ज होम। वहीं रोपड़ की अगर हम लोग बात करें, जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्षेत्र है और इसकी खोज बीबी लाल द्वारा
की गई थी बीबी लाल द्वारा। ये कहां पर है रोपड़? तो सतलज नदी के तट पर पंजाब में है। और यहां से भी एक ऐसा कब्र मिला है जहां पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि सिंधु सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहां पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, तब आप लगाएंगे रोपड़। ध्यान रखेंगे, रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है। अच्छा, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, और इस तरह का आंसर दे दे, ये दोनों दे दे, तो वहां पर जो है ये जो क्वेश्चन है उसके विलोपित होने की संभावना अधिक बनती है। क्यों? क्योंकि दोनों स्थानों से मिला है और प्रश्न में ये आपसे मतलब ये नहीं पूछा गया है कि कौन से काल, यहां सीधा पूछ दिया है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। अगर इनमें से कोई एक नहीं होता, मान लो ये नहीं होता, तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाता। अगर ये नहीं होता तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाता। अब यहां पर दोनों हैं तो भाई यहां पर क्वेश्चन के विलोपित होने के चांसेस बन जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये नवपाषाण काल और ये जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है रोपड़। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वैदिक कालीन सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो वैदिक कालीन सर्वाधिक पवित्र नदी, देखो वैदिक काल के विषय में हमको ऋग्वेद से जानकारी प्राप्त होती है और ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सिंधु है, सरस्वती है, चिनाव है, झेलम है, रावी है, गंगा, यमुना, इनका भी जो है वर्णन मिलता है। गंगा का एक बार, यमुना का 3 बार, बाकी इन नदियों का बार बार उल्लेख मिलता है। तो जो सिंधु नदी है ये जो है सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता की सबसे प्रमुख नदी हुआ करती थी। प्रमुख नदी से तात्पर्य ये जो है मतलब क्या कहेंगे, मतलब महत्वपूर्ण नदी थी, मतलब वैदिक आर्यों के लिए बहुत खास थी सिंधु नदी। तो इसको सिंधु नदी को ना हिरण्यनी कहा गया। हिरण्यनी क्या कहा गया? हिरण्यनी क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका जो आर्थिक महत्व है बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी से होकर के कई सारे व्यापारिक कार्य होते थे उस समय, जो भी व्यापार संबंधी काम होते थे। इसके अलावा ये जो सिंधु नदी है, यहां से ऊनी वस्त्रों का बहुत ज्यादा व्यापार होता था। ऊन से जो बने हुए स्वेटर वेटर है ना, कंबल उम्बल, तो उसका व्यापार बहुत ज्यादा होता था। इसी कारण इसको सुवासा भी कहा गया है। क्या कहा गया है? सुवासा। क्या कहा गया है? सुवासा। इसके अलावा उर्पावर्ती। तो ये 3 नाम मिलते हैं। हिरण्यनी आर्थिक महत्व के कारण, और ऊनी वस्त्रों के व्यापार के कारण सुवासा और उर्पावर्ती कहा गया है। लेकिन ये पवित्र नदी नहीं थी, महत्वपूर्ण नदी थी। सर्वाधिक बार सिंधु का वर्णन मिलता है, लेकिन ये पवित्र नहीं थी। ध्यान रखेंगे, बहुत सबसे ज्यादा बार ना सिंधु का ही उल्लेख मिला है, लेकिन ये महत्वपूर्ण थी, व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, लेकिन इसको पवित्र नहीं माना जाता था। जो पवित्र है वो सरस्वती को माना जाता था। सरस्वती को नदियों की अग्रवती कहा गया है। क्या कहा गया है? नदियों की अग्रवती कहा गया है। नदियों की माता कहा गया है। किसको? सरस्वती को। नदियों की अग्रवती मतलब कि नदियों में सबसे पहले। नदियों की माता नदी तमा। किस नदी को नदी तमा कहा गया है? कई बार पूछा गया है। इसके अलावा इसको क्या कहते हैं, कविता की देवी भी बोला गया है। क्या बोला गया है? कविता की देवी भी बोला गया है। इसके अलावा इसको जो है बुद्धि को तीव्र करने वाली और प्रेरणादायी कहा गया है। बुद्धि को तीव्र करने वाली और प्रेरणादायी, मतलब देखो जो सरस्वती माता है वो शिक्षा की देवी है ना, शिक्षा, संगीत, साहित्य की देवी है। तो वैसे ही जो सरस्वती नदी है उसको नदियों की माता, कविता की देवी, बुद्धि को तीव्र करने वाली और प्रेरणा प्रदान करने वाली कहा गया है। तो ये जो है सर्वाधिक पवित्र माना गया है। ध्यान रखेंगे, वर्तमान समय में जो सरस्वती नदी है इसका ये विलुप्त हो चुकी है। ये राजस्थान के रेगिस्तान में कहीं खो गई और इसके स्थान पर आज घग्गर नदी प्रवाहित होती है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। और सरस्वती नदी कहां पर है, कहां से बहती थी, मतलब जो राजस्थान बोला जाता है लेकिन पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है। इस पर काफी सारे लोग जो है शोध कर रहे हैं और कई सारे तो ये भी बोलते हैं कि जो त्रिवेणी संगम है इलाहाबाद, वहां पर जो है गंगा यमुना के साथ सरस्वती का संगम होता था, ये भी कहा जाता है। उस पर भी काफी सारे लोग शोध कर रहे हैं। अगर आप लोग भी इस तरह के काम में रुचि रखते हैं तो आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये तमाम चीजें। बाकी जो झेलम है जिसका प्राचीन नाम वितस्ता मिलता है, इसी झेलम के तट पर 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी जिसको वितस्ता
का युद्ध अथवा हाइडे स्पीच का युद्ध बोला जाता है। रावी इसको परुषणी के नाम से जाना जाता है और रावी नदी के तट पर प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध लड़ा गया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और इस दशराग्य युद्ध में राजा सुदास ने 10 जन के राजाओं को परास्त किया था। तो ये तमाम चीजें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। देखो मैंने क्वेश्चन सरल लिए हैं लेकिन एक्सप्लेन करता जा रहा हूं तो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। लेकिन कई सारे बच्चे ना बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होना बनता भी है क्योंकि कुछ ही अक्षरों का फर्क है, बिंबिसार बिंदुसार मिलता जुलता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि बिंदु को आप लोगों को याद रखना है चंद्र बिंदु। चंद्रगुप्त मौर्य इसका पिता था और चंद्र बिंदु जो बिंदु आ जा रहा है चंद्र बिंदु, तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदु, ऐसे याद रख सकते हैं। तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार का बेटा हुआ अजातशत्रु और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, सत्ता प्राप्त कर ली। अजातशत्रु का बेटा हुआ उदयन जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी गंगा नदी के तट पर। उदयन ने अपने जो खानदान की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हुए अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और सत्ता प्राप्त कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि उदयन के बेटे ने भी इस परंपरा को जारी रखा और उसने भी अपने पिता की हत्या करके सत्ता प्राप्त की। इसी कारण से इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये जो हर्यक वंश है मगध में शासन करने वाला पहला राजवंश था। हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश जिसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी। उसके बाद नंद वंश की स्थापना की थी महापद्म नंद ने। घनानंद तो आखिरी शासक हुआ जो कि महा क्रूर अत्याचारी शासक था और घनानंद को ही परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की नींव रखी थी। मौर्य वंश में ही बाद में बिंदुसार हुआ, फिर उसका बेटा अशोक महान हुआ। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस पुर्तगाली ने गोवा को पुर्तगाली बस्तियों की राजधानी बनाया। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो देखो जो अल्बुकर्क था, अल्बुकर्क जो कि 1509 से 1515 तक भारत में पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर था। इसने सन 1510 में गोवा पर अधिकार किया। गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 में। लेकिन इसके समय में पुर्तगाली बस्तियों की राजधानी थी कोच्चि जो कि केरल में है, वो राजधानी थी। तो अल्बुकर्क ने जीता कब? 1510 में, लेकिन इसने राजधानी नहीं बनाया। उसके बाद बात करें अल्मोड़ा, तो भाई अल्मोड़ा जो है अल्बुकर्क से पहले आया था। तो अल्बुकर्क ने गोवा को जीता, उससे पहले तो गोवा को जीता नहीं गया था, तो अल्मोड़ा तो बना ही नहीं सकता। अल्मोड़ा ने कोच्चि को राजधानी बनाई थी, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद वास्को डी गामा, भाई वास्को डी गामा 1498 में समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति था। तो इसके समय में तो गोवा को खोजा ही नहीं गया होगा क्योंकि भाई ये तो पहली बार आया है। भारत का रास्ता खोजने में इसकी हालत खराब हो गई थी। तो कहां पहुंचा था ये? कालीकट 1498 में। उसके बाद ये जो नूनाडी कुन्हा है ये लगभग 1530 के आसपास में भारत में पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर था और इसने ही 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बनाई। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। किसने जीता? 1510 में अल्बुकर्क ने जीता और 1530 में इसने नूनाडी कुन्हा ने इसको अपनी राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि पहली महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन थी। तो सरोजनी नायडू। देखो सरोजनी नायडू इन्होंने ना 41वें कांग्रेस के अधिवेशन जो कि सन 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था, कानपुर में। इसकी अध्यक्षता की थी किसने? सरोजनी नायडू ने। वहीं सुचेता कृपलानी ये अपना जो क्या कहते हैं जो उत्तर प्रदेश है उसकी पहली मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी और साथ ही साथ हमारे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कौन? सुचेता कृपलानी। और ये जेबी कृपलानी जी की पत्नी थी। ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। तो ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरा दिया है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर जो कि 1947 से 1957 तक भारत की स्वास्थ्य मंत्री थी। कौन? राजकुमारी अमृत कौर। ये क्रिश्चियन थी, इन्होंने भी अध्यक्षता नहीं की थी। उसके बाद एनी बेसेंट जिन्होंने सन 1917 में
सन 1917 में कांग्रेस के 33वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ हुआ था ये? कलकत्ता में हुआ था। तो आप लोग देख लीजिएगा आपका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, पहली महिला अध्यक्ष। अगर यहां पर यह पूछता कि पहली, और यहां पहली और महिला के बीच में अगर एक शब्द होता भारतीय, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, अगर यह पूछता तो आपका आंसर होता सरोजनी नायडू। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं पूछा गया है, सिर्फ पहली महिला पूछा गया है। अब भाई एनी बेसेंट, भले वो भारतीय नहीं थी, विदेशी नहीं थी, लेकिन एक महिला थी, तो आंसर ये हो जाएगा। अगर भारतीय पूछा जाता तो वहां आपको सरोजनी नायडू लगाना होता। तो सरोजनी जो एनी बेसेंट थी, इन्होंने 1917 में 73वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद जो सरोजनी नायडू हैं, इन्होंने सन 1925 में कानपुर में कांग्रेस के 41वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा एक और नाम याद रखेंगे, नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता, जिन्होंने 1933 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये पूछा जाता है, आप लोग तो ध्यान रखेंगे। पहली महिला एनी बेसेंट थी और पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, क्या हो गया ये, माफी चाहूंगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही कथन को चुनिए। तो सही कथन आपको पहचानना है, देख लेते हैं। सही कथन, गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। बिल्कुल सही है। जो महमूद गजनवी था उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था ना, बिल्कुल सही है। ये लुटेरा था। कब? लगभग सन 1000 से लेकर के 1026 तक इसने जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसके बाद बोल रहा है उसका 15वां आक्रमण सोमनाथ पर था। ये गलत है। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, इस पर उसने कब आक्रमण किया था? मतलब उसका जो 16वां आक्रमण था, जो कि 1025 में हुआ था, 16वें नंबर का। तो 15वां दिया है, तो ये 16वां होगा, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका गलत है। उसके बाद दिया है वह भारत से विशाल संपत्ति लूट कर ले गया। हाँ भाई, विशाल संपत्ति लूट करके ले गया, लूटने ही तो आया था। तो 1-3 आपका सही हो जाएगा। तो इसने कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। 16वां आक्रमण बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि 1025 में हुआ था, और उसने जो है गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा। उस समय गुजरात में चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम, जिसको कि मूल राज प्रथम भी कहा जाता है, उसका शासन था। और ऐसा कहा जाता है कि जो अपना गजनवी था, महमूद गजनवी, उसने सोमनाथ मंदिर में बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्या कर दी थी। और वो जो है जो भीम प्रथम है ना, वो महमूद गजनवी को रोकना चाहता था, और जिस रास्ते से महमूद गजनवी को गुजरना था उस रास्ते पर वो घेराबंदी कर करके खड़ा हो गया था। लेकिन महमूद गजनवी को जैसे ही पता चला कि जो भीम प्रथम है, चालुक्य शासक गुजरात का, वो जो है उससे लड़ने के लिए रास्ते में खड़ा है, तो जो महमूद गजनवी है वो बोलता है भाई इससे लड़ने से अच्छा मैं साइड से निकल जाऊंगा, और वो जो है अलग रास्ते से निकल लेता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में या फिर मेरे द्वारा जो भी तथ्य आप लोगों को बताए गए उसमें अगर आप लोगों को डाउट लगता है तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।